हेलो स्टूडेंट। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। ओके, तो स्टूडेंट पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि डिमांड कर्व जो है लेफ्ट टू राइट मूव करता है और डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, इसके कुछ रीजन्स है, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है स्टूडेंट डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। We have seen that marginal utility goes on diminishing with an increasing in the stock of a commodity and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy more when price fall and vice versa. This implies that demand curve is downward sloping. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज यूटिलिटी? सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी होता है, ठीक है ना। हर पर्सन ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करे किसी प्रोडक्ट से। वो प्रोडक्ट तब तक डिमांड करेगा जब तक उस प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो ना हो जाए। ओके, प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी वो ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो जब प्राइस हाई होता है स्टूडेंट, तो एक नॉर्मल कंज्यूमर कमोडिटी ज़्यादा बाय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी वांट पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, या फिर उसका जो यूटिलिटी है प्रोडक्ट में वो ज़ीरो नहीं हो पाता स्टूडेंट, ठीक है। तो जब तक यूटिलिटी ज़ीरो नहीं होगा तब तक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा वो बाय करना प्रेफर करेगा, बट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो बाय नहीं कर पाता है। तो जैसे ही प्राइस कम होता है स्टूडेंट, कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर, ताकि उस प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाए और उसका यूटिलिटी ज़ीरो हो सके, प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिल रहा है इस कंज्यूमर को वो ज़ीरो हो सके। ओके, तो चलिए इसको वापस इंटरप्रेट करते हैं। समझा तो मैंने आपको दिया है। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीजिंग स्टॉक। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होता रहेगा। बीइंग अ नॉर्मल कंज्यूमर, आप कब तक डिमांड करोगे किसी प्रोडक्ट को? जब तक प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, जब तक प्रोडक्ट में आपके वांट को सेटिस्फाई करने की ताकत है, तब तक आप बाय करना प्रेफर करोगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और अगर स्टॉक कम होगा तो यूटिलिटी ज़्यादा होगा। Therefore, consumer tends to buy more when price fall. इसीलिए कंज्यूमर ज़्यादा बाय करता है जब प्राइस फॉल होता है। जब प्राइस फॉल होगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा, तब तक बाय करे जब तक उसका यूटिलिटी ज़ीरो ना हो जाए। ओके, इस वजह से जब प्राइस फॉल होता है एक नॉर्मल कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो वो कम डिमांड करता है। ये पहला रीज़न था डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड रीज़न, income effect. In the case of normal goods, when price fall, purchasing power, real income of a consumer increase which enable him to buy more of that commodity. This is known as income effect. Okay student, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस स्टूडेंट कम हो जाता है तो वो केस में हम क्या करते हैं? डेफिनेटली हम वो प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रियल इनकम बढ़ जाता है स्टूडेंट। क्या बढ़ जाता है? रियल इनकम हमारा बढ़ जाता है। रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी शॉप में जा रहे हो स्टूडेंट, ठीक है ना, आपको लग रहा था कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का आएगा। कितने का आएगा? 10 रुपीज़ का आएगा। बट जब आप शॉप में जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ 5 ही रुपये का मिल रहा है। तो आप क्या करते हो स्टूडेंट? जहाँ पे आपको एक चाहिए था, आप वही वही प्रोडक्ट 2 यूनिट लेके आ जाओगे। रीज़न? क्योंकि आपका जो परचेजिंग पावर था वो क्या हो गया स्टूडेंट? बढ़ गया। तो परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से, ठीक है, प्राइस फॉल होता है तो क्या होता है स्टूडेंट? परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से हम क्वांटिटी को ज़्यादा बाय करते हैं, और इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो प्राइस कम होने पे परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा बाय करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड रीज़न था जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते थर्ड रीज़न, substitution effect. In case of substitution goods, when the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitutes and less of that commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. तो स्टूडेंट, अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टी का। आप शॉप में जा रहे हो और मालूम पड़ा शॉप में जाने के बाद में कि अरे टी का प्राइस तो क्या हो गया? बढ़ गया है।
और आपको पता है टी का बेस्ट सब्सटीट्यूट क्या है स्टूडेंट, कॉफ़ी। अगर आपको मालूम पड़ता है कि टी का प्राइस बढ़ गया है तो वो केस में आप प्रीफर करोगे टी ना खरीद के उसका सब्सटीट्यूट खरीद लो आप, ठीक है ना, कॉफ़ी, जो आपको सस्ता भी गिरेगा और बेटर भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जो कमोडिटी का रेट बढ़ गया वो ना खरीद के, ठीक है, हम कोई दूसरी क्वांटिटी खरीदना प्रीफर करेंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। चलिए अभी इंटरप्रेट करते हैं। इन केस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड, जैसे मैंने एग्जांपल आपको टी और कॉफ़ी, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, तो हमें जो कमोडिटी बाय करना था स्टूडेंट वो था हमारा टी। अगर टी का प्राइस बढ़ गया स्टूडेंट, ओके, द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, तो एक नॉर्मल कंज्यूमर क्या करेगा, टी ना बाय करके उसका सब्सटीट्यूट बाय करना प्रेफर करेगा, यानी कि कॉफ़ी बाय करना प्रेफर करेगा, एंड लेस ऑफ डेट कमोडिटी, और टी कम बाय करेगा और कॉफ़ी ज़्यादा बाय करना प्रेफर करेगा। उस प्राइसेस इंक्रीज, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ गया तो वो कमोडिटी वो कम खरीदेगा। इस इफेक्ट को हम कहेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो किस तरीके से सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज होने से अपना डिमांड चेंज होता है, वो हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये थर्ड रीजन था जिसकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है स्टूडेंट, डाउनवर्ड स्लोप करता है। अगर प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ जाएगा तो हम वो कमोडिटी ना बाय करके या फिर कम बाय करके दूसरे कमोडिटी परचेज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्राइस बढ़ने पे हमारे यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं multipurpose use. When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in price and fall with a rise in price, ठीक है। अगर कोई कमोडिटी हम यूज़ कर रहे स्टूडेंट, जैसे सिंपल सा एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सेवरल यूजेस होते हैं, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट सेवरल नीड्स हमारी फुलफिल करने की ट्राई करती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो जाए स्टूडेंट, तो हम हर पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना प्रीफर करेंगे। और यही अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ में ट्राई करेंगे उस चीज़ का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि मल्टीपल यूज़ की वजह से उसका कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और प्राइस कम होने पे मल्टीपल यूज़ होने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये था मल्टीपर्पज़ यूज़। तो जब कभी भी किसी कमोडिटी का सेवरल यूज़ है तो आपको ध्यान रखना है डिमांड कब बढ़ेगा, जब उसका प्राइस फॉल होगा, और जब प्राइस फॉल होगा, सॉरी, और जब प्राइस, एक मिनट, डिमांड विल राइज, डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस फॉल होगा, ठीक है, और डिमांड कब कम होगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, वैसा वर्षा भी बोल सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं, न्यू कंज्यूमर। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स who can now afford the commodity. Thus, the total demand of a commodity increase with the fall in price. तो स्टूडेंट जब कभी भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो डेफिनेटली कई सारे नए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदना प्रीफर करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट है जो एक लो लेवल के इनकम वाले पर्सनस प्रीफर नहीं कर पाते हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते खरीदने की, ठीक है। बट जब उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा या फिर बजट में आ जाएगा लोअर लेवल इनकम के, तो वो लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को खरीदना प्रीफर करेंगे। तो आपने देखा जैसे प्राइस कम हुआ, ठीक है, या फिर लोअर लेवल इनकम के ग्रुप के क्या बोलते हैं दायरे में अगर आ जाता है तो उसे नए कस्टमर मिलेंगे। तो प्राइस के फॉल होने की वजह से नए कस्टमर ऐड होंगे, नए कस्टमर ऐड होने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी आप इन्वर्स रिलेशनशिप देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस जो है प्रोडक्ट का जब वो फॉल होगा तो न्यू कस्टमर ज्वाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिमांड बढ़ जाएगा, ओके। तो ये पांचवा और लास्ट रीजन था जो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के लिए जिम्मेदार है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो टोटल 5 रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। यहाँ पे हमने क्या देखा, कंज्यूमर अपने कमोडिटी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बाय करेगा जब प्राइस कम होगा। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो परचेसिंग पावर कंज्यूमर का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो ही क्या बोलते हैं ज़्यादा कमोडिटी बाय करना प्रीफर करेगा। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अगर हम जो कमोडिटी बाय कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ गया और सब्सटीट्यूशन का कम है तो हम वो कमोडिटी बाय ना करके सब्सटीट्यूट कमोडिटी बाय करना प्रीफर करेंगे।
तो राइज इन प्राइस की वजह से डिमांड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप करता है। मल्टीपर्पज़ यूज़, अगर किसी चीज़ का मल्टीपर्पज़ यूज़ है तो उसकी प्राइस फॉल होने पे हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकें। और कोई मल्टीपर्पज़ कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम उसे का कम से कम यूज़ करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से डिमांड कनेक्टेड है मल्टीपर्पज़ यूज़ से भी। एंड लास्टली न्यू कंज्यूमर, जब प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे आ जाता है तो कई सारे न्यू कंज्यूमर्स, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो प्राइस के फॉल होने की वजह से न्यू कस्टमर ऐड होते हैं और न्यू कंज्यूमर ऐड होने की वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है स्टूडेंट। तो ये 5 रीज़न हमने देखे जिसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ डिमांड। ओके, डिमांड कितने टाइप के होते हैं। चलिए, फर्स्ट, direct demand. It is the demand by a consumer for goods which satisfy their want directly. They serve direct consumption's need of the consumers. Thus, it is demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugar, etc. इन शॉर्ट स्टूडेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करते हैं, ठीक है ना, जो कंज्यूमर डायरेक्ट डिमांड करते हैं आपको, उस डिमांड को हम कहेंगे डायरेक्ट डिमांड। जैसे क्लोथ, शुगर, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। शॉप में जाके डायरेक्टली डिमांड करेगा, उसको यूज़ करेंगे अपने पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो डिमांड है स्टूडेंट वो है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड. इट refers to demand for goods which are need for further production. It is the demand for producers goods. Hence, all factors of production have indirect or derived demand. For example, demand for workers in a sugar factory is derived or indirect demand. तो स्टूडेंट, इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है वो देखते हैं। हम जो भी चीज़ डिमांड करते हैं स्टूडेंट डायरेक्टली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। जो हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम सीधा शॉप में जाके जो चीज़ों को खरीदते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। वो आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रोड्यूसर्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बाय करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, बरोबर ना। तो अगर किसी कमोडिटी को बायर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो कमोडिटी या फिर जो मशीनरी प्रोड्यूसर बाय करेगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम डिराइव डिमांड। अगर डिमांड किसी कमोडिटी का बढ़ गया, डेफिनेटली ज़्यादा वर्कर रखने पड़ेंगे। तो वर्कर का डिमांड क्यों है, क्योंकि कमोडिटी का डिमांड था, बरोबर। इसीलिए इस टाइप की डिमांड को हम इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। डायरेक्ट डिमांड के बढ़ जाने की वजह से उसे पूरे करने की जिम्मेदारी इनडायरेक्ट सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आ जाती है, जो कि हमारा इनडायरेक्ट डिमांड है स्टूडेंट। ठीक है, ये हम डायरेक्टली नहीं डिमांड करते, बट कंज्यूमर की डिमांड बढ़ने की वजह से कई सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैनुअल वर्क हो रहा है किसी फैक्ट्री में, डिमांड बढ़ जाने की वजह से मुझे मशीनरी बाय करनी पड़ेगी ताकि मैं लोगों का डिमांड पूरा कर सकूं। तो मैं जो मशीनरी बाय करूंगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इनडायरेक्ट डिमांड होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो गुड्स या मशीनरी या लेबर्स जो हायर करते हैं वो सब क्या स्टूडेंट, इनडायरेक्ट डिमांड है। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिमांड, दैट इज complementary या joint demand. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel, etc. सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड क्या होता है, जहाँ पे हम दो कमोडिटी को साथ में बाय करते हैं। एक कमोडिटी बाय किया, दूसरा बाय नहीं किया, तो पहला कमोडिटी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो जहाँ पे हम दो चीज़ों को साथ में डिमांड करते हैं उससे कहते हैं जॉइंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, फोर्थ, कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांड फॉर सेवरल यूज सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा। जो कमोडिटी कई सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, कंपोजिट डिमांड कहेंगे। ठीक है ना, तो सेवरल यूज है किसी कमोडिटी का तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट डिमांड, क्योंकि वो एक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करने वाले, हम इसे कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करने वाले, इसलिए इसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं।
और लास्ट टाइप का डिमांड है कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या स्टूडेंट? कॉम्पिटिटिव डिमांड। It is demand for those goods which are substitute for each other, for example tea or coffee, sugar or jaggery, etc. ओके स्टूडेंट, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम वो प्रोडक्ट ना खरीद के हम दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना प्रीफर करेंगे। तो ऐसा जो डिमांड होता है वो कैसे क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। या फिर सब्सटीट्यूशन। कॉम्पिटिशन क्यों स्टूडेंट? क्योंकि सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है। अगर सब्सटीट्यूशन अवेलेबल नहीं होगा तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है इसलिए कंपटीशन है। और इसलिए इस टाइप की डिमांड को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।